इंडिया के लिए कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। हम जो ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड कर रहे थे, जो कि प्राइमरली फूड और फार्मा का था, उसका कोई इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट होती है तो बायर्स जो हैं वो कहीं बैकआउट ना करने। इंडिया के लिए कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, बिकॉज हमारा जो ईरान के साथ ट्रेड था वो यूएस सैंक्शंस को देखते हुए हो रहा था। इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन बैंक्स बहुत कॉन्शियस हैं कि किसी तरह की हम सैंक्शन वॉलेट ना करें। तो ओफेक सैंक्शन के अंडर हम जो ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड कर रहे थे, जो कि प्राइमरली फूड और फार्मा का था, उसका कोई इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। लेकिन जिस तरह का एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया है, एक कुछ हम तरह की क्लैरिटी आनी चाहिए, जिससे कि जो डाउट है कि इवन ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई में भी इम्पैक्टेड, जो कि मेरे को नहीं लगता है होना चाहिए, उससे जो इस तरह की जो दुविधा आ गई वो दूर हो सके। एक बड़ा इशू ये है कि जिस तरह ईरान में डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह ईरान की जो करेंसी है वीक होती जा रही है, कहाँ तक इंपोर्ट ईरान के लिए पॉसिबल होगा। बिकॉज अगर आप देखिए, अगर लग्जरी गुड्स हो गए या प्रीमियम आइटम की कॉस्ट दुगनी तिगुनी हो जाएगी तो क्या कंज्यूमर उसको बाई कर पाएगा। हमारे करीब 1500 से 2000 करोड़ के जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो पाइपलाइन में हैं, उसमें एक्सपोर्ट चिंतित हैं, ना कि ये 25% टैरिफ के थ्रेट को देख के। बिल्कुल, बिकॉज कि अगर करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट होती है तो बायर्स जो हैं वो कहीं बैकआउट ना करने, क्योंकि उनको लगेगा कि फाइनली वो कंज्यूमर वो गुड्स उस प्राइस पे लेगा नहीं। तो ये एक चिंता का कारण ज़्यादा बना हुआ है। सर, ट्रेड को लेकर बातचीत फिर से शुरू होने के लिए नहीं, हम इसको एक बहुत सकारात्मक स्टेटमेंट, एक बहुत इनकरेजिंग स्टेटमेंट मानते हैं, क्योंकि ये एक तरह का इसके इंडिकेशन है कि यूएस इज़ ऑल्सो कीन कि हम अपना डायलॉग स्टार्ट करें, और निगोशिएशन फाइनलाइज डायलॉग के थ्रू ही होगा। तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस स्टेटमेंट पे बिल्ड करके दोनों साइड इनिशिएटिव लेगी, जिससे कि यूएस इंडिया बीटीए जो है, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ में रह गई हैं उसको हम रिजॉल्व कर लें और बीटीए ऑपरेशन हो जाए। इंडस्ट्री की यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये बीटीए 31 जनवरी तक हो जाता है तो जो फ्रेश ऑर्डर्स हैं, जो कि बायर्स ने बिकॉज ऑफ इंडियन सप्लायर्स के अच्छे रिलेशन के कारण रोके हुए हैं, वो ऑर्डर इंडिया में फ़्लो हो जाएंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी को देखें तो बजट का फोकस आर&डी और स्किलिंग पे होना चाहिए। आर&डी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अगर एक्सपोर्ट मार्केट में आपको रहना तो आपको कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना पड़ेगा। आर&डी स्पेंडिंग इंडिया की अभी भी बहुत लो है, और आर&डी ग्लोबली इंसेंटिवाइज की जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अनिश्चितताएं रहती हैं और जेस्टेशन पीरियड भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हम चाहेंगे बजट जो है उसमें एक जो टैक्स डिडक्शन के प्रावधान रहा है पहले भी फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी, उस तरह के प्रावधान लाए जिससे इंडिया में आर&डी जो है इनकरेज हो जाए। दूसरा जो हमारा बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है कि इंडियन जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्नोलॉजी या नॉलेज ड्रिवन सेक्टर्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा इशू स्किल को लेके भी हो रहा है। हमको क्वालिटी प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए स्किलिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और अब स्किलिंग के साथ री स्किलिंग और अप स्किलिंग की भी ज़रूरत आ गई है। तो बजट में पहले भी हमने देखा है कि इस तरह स्किलिंग के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है, लेकिन शायद उस दिशा में अभी हमें और कदम लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमें एक्सपोर्ट में अपनी एक महत्वपूर्ण स्थान बनाना है तो हमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर पार्ट में स्किलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना।